अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 82 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 3 का। इसको क्या हुआ होगा भाई, क्या ज़रूरत थी अभी भी आने की है? अच्छा जी जी, कौन से क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में? ऑटो इंडस्ट्रीज़ हो गया था। इसका सलूशन ये सही है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। क्या ख्याल है? इसका सलूशन इंशाल्लाह आपको अभी क्लास के बाद जब मौका मिलता है तो मैं भेज दूँगा। आज तकरीबन 2-2:30 बजे पहुंच जाएगा इसका, और 15वें का 16 मेरा दिल है मैं करवा दूँ। ठीक है, पहले 16 करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं मल्टी प्रोडक्ट की बात करके। थोड़ी सी सवाल पहला बेशक आप कर लेना, और टाइम बच गया तो फिर मैं ऑटो पे दोबारा आऊँगा। ऑटो इंडस्ट्रीज़ भी बेहतर था सवाल, इन 15 और 14 में से बेहतर 14 था। ठीक है, वैसे इन दोनों का सोल्यूशन तैयार है, बस आपको भेजना है। ठीक है, चलें जी, ये सवाल 16 ओपन करें। डिजिटल रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट प्रोजेक्टेड यानी बजटेड सेल्स निकालनी है फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज। अच्छा ठीक है, कैसे निकलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज? यानी कि मुझे बजटेड सेल भी चाहिए होगी और ब्रेक इवन सेल भी। ठीक है, तो बजटेड सेल पहले निकल आए, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी से बजटेड सेल निकलेगी, ब्रेक इवन सेल निकल आए, देखना पड़ेगा। बहरहाल थोड़ा नक्शा बन गया कि अगर आपने ब्रेक इवन ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो आपको बजटेड सेल भी चाहिए और ब्रेक इवन सेल भी चाहिए। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मैयर्स, को मैयर्स कहे हैं उन्होंने, वो लेकर उसके बाद वाली बजटेड सेल वगैरह उसने कहा निकालो। चले पढ़ते हैं फिर। डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें भी परसेंटेजेस की भरमार थी। कितने बच्चों ने ये अटैम्प्ट किया है? गुड, अच्छा सवाल था। DIL incurred a loss for the year 30 जून 2017 as it would it could achieve sale amounting to 89.6 million which was 80% of break even sale। ये क्या कह रहा है? ब्रेक इवन से भी कम पर सेल अचीव की, जाहिर सी बात है ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो लॉस तो उन्हें इनकर करना ही था। लेकिन इतनी सी बात से ये पता लग रहा है कि आप शायद ब्रेक इवन सेल करंट वाली निकाल सकते हैं। आपको कल वाला सवाल याद है? ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, क्या है इसके अंदर? पहले करंट फिगर निकाल रहे हैं, फिर उसके अंदर चेंजेस करके फिर अगली फिगर निकल रही है, तो आपके पास करंट ब्रेक इवन सेल आएगी, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। सवाल ने क्या कहा है? बजटेड सेल निकालें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें, उसमें बजटेड और ब्रेक इवन चाहिए। ठीक है, ब्रेक इवन तो यहाँ से शायद निकल आए, बजटेड शायद डिफरेंट हो जाए। ठीक है, बहरहाल करंट फिलहाल ब्रेक इवन सेल निकल सकती है, मुझे ये नज़र आ गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द सेल वाज 20। CM रेशो गिवन है, CM रेशो गिवन है। ज़रा दोबारा से ऐसी दोहराई करके आते हैं थोड़ी सी। अगर आपको किधर गई वो चीज़ें, ये अगर आपको CM रेशो खुद निकाल कर दे दें तो शायद सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में से कोई एक चीज़ मिसिंग कर दे। ठीक है, ये टोटल में भी निकल सकती हैं। ऐसे ही ये मतलब मैंने कहा था कि ये 4 चीज़ें अगर दे देगा तो इधर से कुछ ना कुछ वो मिसिंग फिगर निकलवा रहा होता है। चले खैर, सवाल पढ़ रहे हैं, हम बार बार वापस जा रहे हैं सवाल पढ़ते हुए। सवाल पढ़ रहे थे, और कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 25% है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि 25% हैं। वेरिएबल कॉस्ट कंप्राइज ऑफ 45% डायरेक्ट मटेरियल, 35% डायरेक्ट लेबर एंड 20% ओवरहेड्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो से शायद मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिलेगी। मे भी अभी तो मैं मे भी के साथ चल रहा हूँ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो मुझे गिवन है ना, उससे मैं शायद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी या टोटल में भी मिले। फिर उसकी आगे परसेंटेज उसने बता दी, इतने % डायरेक्ट मटीरियल, यानी कि 100 रुपये मिसाल के तौर मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, तो कह रहे हैं 40 रुपये इसमें मटीरियल होता है, 50 रुपये इसमें ये होता है, 6 रुपये इसमें ये होता है, 10 रुपये इसमें ये होता है, और फिर उसके बाद इन चीज़ों में चेंज करवा देगा। ठीक है, महंगाई का चेंज एक आता है, दूसरा वॉल्यूम का चेंज आता है। हमने ये देखा था, अगर वॉल्यूम बदल जाए
तो वो तो हर चीज़ को ही बदल देगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, और अगर प्राइस बदले तो साथ साथ दूसरा चेंज भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन द सिचुएशन, मार्केटिंग डायरेक्टर वाज ऑफ द व्यू दैट नो इंक्रीज इन सेल प्राइस वाज पॉसिबल ड्यू टू सवियर कंपटीशन। कहता है कि जी सेल प्राइस हम नहीं बढ़ा सकते, आसपास और लोग भी मौजूद हैं। हाउएवर सेल वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग, प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा नहीं सकते हम, ठीक है जी। सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे वो, और प्राइस को रिड्यूस करेंगे, तो ये 2% यहाँ से मिल गई हमें। एक वॉल्यूम ने इंक्रीज होना है, बस वॉल्यूम का इंक्रीज यहाँ पे निकालना असल काम था, असल कहानी ये थी, ठीक है। द प्रोडक्शन डायरेक्टर वॉज ऑफ द व्यू दैट सिंस प्लांट इज क्वाइट ओल्ड द प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ, वो कह रहा है जी ये करंट लेवल 70% मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे लाख यूनिट बनाने की कैपेसिटी की अहलियत रखता था प्लांट जब इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल जब किया जाता है ना, एक चीज़ इंस्टॉल की तो वो 100% कैपेसिटी पे काम कर सकती है, लेकिन वो कह रहा है सेल वाले ने क्या कहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बढ़ा दो, मतलब सेल प्राइस कम कर दो, उस वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर आगे बढ़ा और बढ़ के कहने लगा सेल्स वाले भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ा दें, हमारी फैक्ट्री इस वक्त जो 70% पर ऑपरेट कर रही है वो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा प्लांट क्या हो गया, पुराना हो गया काफ़ी, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग प्लान। अब ये प्लान है जी हमारा, अब कहानी समझ में आ रही है। इस साल इन्होंने लॉस इनकर किया है क्योंकि ब्रेक इवन से भी नीचे थे। अब सेल प्राइस नहीं बढ़ा सकते, सेल्स डायरेक्टर ने कहा सेल्स प्राइस नहीं बढ़ सकती, सेल प्राइस कम करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं हम। प्रोडक्शन मैनेजर आगे बढ़ा, उसने कहा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, करंट इसको एसिड को देखते हुए, ठीक है। अब फिर एक नया प्लान सामने आ रहा है, अब ये प्लान हमारे लिए रेलेवेंट होगा। कहता है जी अ न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड whose capacity would be 20% more than installed capacity of existing plant। देखें जी, हमने इस साल ये सेल अचीव किया ना, ये बोलो, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पर ऑपरेट करके हमने अचीव किया, यानी क्या, देखो हमने क्या अज्यूम करना है, क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो सेल हुई है यही प्रोडक्शन हुई होगी, बोलो। तो ये प्रोडक्शन हमारे प्लांट की कितने परसेंट कैपेसिटी है, 70%। क्या ये 70% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, नहीं, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी लेट से कोई लाख सवा लाख होगी, मतलब ये अगर 89 है तो 100 सवा 100 मिसाल के तौर पे 120 125 पता नहीं कितनी होगी, देखना पड़ेगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पहले ये निकालना पड़ेगा। इस वक्त कैपेसिटी 75% पे है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है पहले ये निकालनी पड़ेगी, फिर उस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में वो कह रहे हैं कि वो 20% बढ़ जाएगी। आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि एक क्लासरूम बस कर लें, एक बस है, लास्ट टाइम वाली एग्जांपल जहन में आ गई, ठीक है जी। ये हमारी ओल्ड बस है, नज़र भी आ रहा है टेढ़ी मेढ़ी, है ना, ये हमारी ओल्ड बस है, ठीक है। और इस ओल्ड बस के अंदर जो कैपेसिटी है एक न्यू बस भी लेनी है ना हमने, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। यू टोंग आ गई, ये पुरानी डाइवो है और ये यू टोंग, ठीक है। हमारी ये ओल्ड बस जो है इसकी 2 लाइटें लगी हुई हैं और इसके अंदर ये टायर भी इसके लगे हुए हैं, ठीक है जी। थोड़ा अलाइनमेंट आउट है, पुरानी हो गई है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, इस वक्त ये इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 100 सीटों की है, ठीक है। इसमें टोटल कितनी सवारियां बैठ सकती हैं, 0 से 100 तक, ये इसकी टोटल कैपेसिटी है। यानी जब हमने ये बस ख़रीदी उस वक्त इसकी कैपेसिटी क्या थी, 100, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गाड़ी अब इतनी पुरानी हो गई है कि ये 100 सवारियां नहीं बिठा सकती, और करंटली ये गाड़ी जो है ये कितनी सवारियां इस वक्त बिठाई हुई हैं इसने, 70 है, 70 या 75, 70, ठीक है जी। तो चलो जी 70, ये यानी इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 70% जो है, यानी 100 सवारियों की जगह है लेकिन हम 70 सवारियां इसमें बिठाते हैं। हालत ही कोई नहीं है इसकी, सीटें टूट गई हैं, बाकी गाड़ी चल ही नहीं सकती है 30 सवारियों पर बिठाएं तो, ठीक है। मतलब हालात ये हैं। अब वो कह रहे हैं भाईजान किराया कम करें सवारियां बढ़ जाएंगी, तो ड्राइवर क्या कह रहा है, ओल्ड बस वाला ड्राइवर क्या कह रहा है, भाईजान आप किराया कम करेंगे सवारियां बढ़ेंगी, मेरे पास तो 70 से ऊपर की गुंजाइश ही नहीं है, आपने अगर ये करना है
तो आप नई बस खरीदें। मैंने कहा अच्छा नई बस खरीदें, तो नई बस के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, ज़रा नई बस बना लें। ये यूटोंग आ गई, इसकी लाइटें भी बड़ी हैं, दो लाइटें हैं इसकी, ठीक है जी। और टायर भी सीधे सीधे, नहीं टायर ये मुंह इसका तुम्हारी तरफ है, टायर तो ऐसे ही नजर आएंगे तुम्हें, ठीक है। अब इस बस के बारे में क्या समझते हैं आप कि क्या इसके अंदर कैपेसिटी 100 ही होगी? वो कह रहा है जी पहली बात तो ये है कि कैपेसिटी बढ़ेगी नई बस के साथ, कैपेसिटी बढ़ेगी अपनी इस वाली बस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 20%। इसका मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जिसमें हम इस वक्त 70 सवारियां बिठा रहे हैं, इस बस की टोटल कैपेसिटी क्या है। अब जब ये 100 आ गया तो इस 100 को आपने क्या करना है, 20% बढ़ाना है। इस 100 को 20% बढ़ा के कितना करना है, अब इस 100 को 20% बढ़ाओ ज़रा, इंटू 1.2 करो, ये जनाब बन गया 120। लेकिन ना तो मैंने इस 100 को कहीं इस्तेमाल करना है, ना मैंने इसको 120 को कहीं इस्तेमाल करना है। अगली बात तो ये है 120 टोटल हो गया, अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें से कितने % हमने चलाना है बेसिकली, ठीक है। तो वो कहता है, ये बात समझ आई है, ये 70 को नहीं 20% बढ़ा लेना। उसने क्या कहा है, नया प्लांट लगाएंगे, कहानी समझ आई है ना। पुरानी बस के अंदर 70 सवारियां बैठ रही हैं, 70 सवारियां, ज्यादा नहीं कर सकते, ओके और भाई सही है, ज्यादा नहीं कर सकते। ये अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 70% ऑपरेट कर रही है बस। इसमें मार्केटिंग वाले ने क्या कहा, सेल प्राइस कम, टिकट की प्राइस कम लगाओ, सवारियां बढ़ जाएंगी। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा, ये वाली बस तो 100 सवारी नहीं बिठा सकती, नई बस लाएं जो कि इस बस की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 20% इंक्रीज होगा। तो 70 नहीं बढ़ाना, किसको बढ़ाना है, 100 को। ये फिगर दूसरी आएंगी तो मैंने परसेंटेज में बात कर दी, ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ आ सके। अब ये 120 तो हो गया, यहां तक तो हम पहुंच गए। अगली बात अब देखते हैं, अब ये जरूरी नहीं है कि 120 की 120 सवारियां बैठेंगी भी, सही हो सकता है इसमें से कुछ कम प्लान करें हम, ठीक है, देखते हैं। चलो जी आगे बढ़े जी। नेक्स्ट वो कहता है, द कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट इज एस्टिमेटेड एट 30 मिलियन एंड 10 years रिस्पेक्टिवली। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रीसिएशन। अब नई बस की डेप्रीसिएशन हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट है ना, बोलो। चलो नेक्स्ट। हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इससे पहले किसी सवाल के अंदर नहीं आया था, ठीक है, या शायद आया हो। फंड्स फॉर न्यू प्लांट वुड बी अरेंज्ड थ्रू अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन एट अ कॉस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो ये क्या है जी, इंटरेस्ट। वैसे मैंने आपको उस लिस्ट के अंदर लिख के दिया हुआ है कि इंटरेस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट। अब फिलहाल क्या नजर आ रहा है, 30 मिलियन का प्लांट खरीदना है। इस 30 मिलियन का प्लांट खरीदने के लिए हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो 30 मिलियन का 10%, 30 मिलियन का लोन लेंगे ना, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 30 मिलियन इंटू 10%, ये हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट भी है अभी तक जो नजर आ रहा है। आगे नहीं पढ़ा मैंने, आपने घर पे आगे भी पढ़ लिया, लेकिन अभी जरा सब्र करें, ठीक है। नेक्स्ट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान्ड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ। अच्छा यानी कि 120 का 80% कितना बनता है, 85%। जी कितना, 10, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, और यहाँ कहीं। अब बात समझ आ रही है कुछ, यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, कौन सा हमारा कोई वो है, यार मेहरबानी तेरी पाई। ये लो, ये जो नई बस है इसको भी हमने फुल फ्लैज नहीं भर के चलाना, ठीक है। हम मैक्सिमम कितनी सवारियों का प्लान कर रहे हैं, इसमें 102 बिठाएंगे, ठीक है। सर उसी में 100 बिठा लेते, भाई उसमें बैठ ही नहीं सकती 170 से ऊपर जा ही नहीं सकती थी, ठीक है ना। नई बस ली है। अब ये बात समझे, हम 100 से पहले 20% बढ़ के 120 पे आए। अब इस 120 से हमने अपनी प्लान्ड कैपेसिटी निकाली कि जो जिस पे हमने ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ना तो मुझे 100 की ज़रूरत थी, ना मुझे 120 की थी। असल में तो मुझे ये दिखाना था कि 70 से 102 करंट जो है, करंट मैं इस वक्त 70 सवारियां बिठा रहा था, अब मैं 102 सवारियां बिठाऊंगा। करंट वॉल्यूम 70 यूनिट्स बन रहे थे, अब मैं 102 यूनिट्स बनाऊंगा। ये मैं परसेंटेजेस में बात कर रहा हूँ, बात समझ आई है। चलिए अच्छा आगे बढ़ें जी। आगे क्या कहता है, द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज
लो जी, छुपा रुस्तम, इसके साथ लिखे एलिमिनेट एग्जिस्टिंग। ये सिंपल केस है या स्पेशल केस है मटेरियल का? सिंपल नहीं है, एक ही परसेंटेज नहीं गिवन। स्पेशल केस तो 2%। बच्चे ही कोई नहीं, आधी क्लास आई यार, बारिश ही हुई है ना, तो लूंदे बने हुए यार, खुरते हैं आप लोग जी। ये इसी को कुछ कर दें जी, जो कह रहे हैं जी भाई साहब। ये 1% है तो ये तो नॉर्मल केस है ना। एक देखो, स्पेशल केस मटेरियल वैसे होता था जिसमें 2% यूं लिखा होता था, इतने से इतने परसेंट हो गई, 10 से 5 हो गई, 5 से 6 हो गई। ये सुपर रुस्तम किस लिए है? 5% से 0% हो जाएगी। कहता है कि नया प्लांट जो आएगा वो मटेरियल वेस्टेज को एलिमिनेट कर देगा। मतलब 5% पे मटेरियल वेस्टेज है तो 0% पे चली जाएगी। दो ही तो है परसेंटेज, वो अलग बात है कि जिस पर करते क्या थे वैसे, शॉर्टकट क्या है, जिस पर जाना हो उससे डिवाइड करते हैं और जिस पर हो उससे मल्टी। अब जाना किस पे है? 0 पे, तो इसलिए डिवाइड किसी से नहीं करोगे। समझ आ गई ना बात की? और हो किस पर? तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन से काम चलेगा। लेकिन है क्या? छुपा रुस्तम है क्या? स्पेशल केस। अच्छा नेक्स्ट कहता है, और प्लांट ही नहीं जान छड़ रहा, द एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड 15 years ago। जालिम, अच्छा कहाँ गया? ऑफ द इनपुट ऑफ द इनपुट, अच्छा एंड रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर्स बाय, ठीक है यार वो भी नाल ही हो गया, जो पढ़ देते करा लेंगे यार, एवं तुम सारा मेरा टेम्पो ही तोड़ता है। आगे कहता है द ये वाली बस, द ओल्ड बस, ये तो न्यू बस है, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो हमें मिलेगी 30 मिलियन की। ये कितने की मिलेगी जी? ठीक है, पुरानी बस आज से 15 साल पहले इंस्टॉल की गई थी, ऐसा ही है, एट अ कॉस्ट ऑफ 27 मिलियन। इट हैज़ अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years एंड वुड बी ट्रेडेड इन फॉर, लो जी ये भी एक मसला था। आपको नई बस लेने के लिए 30 मिलियन चाहिए, बोलो नहीं, 28 मिलियन चाहिए। क्यों? हाँ जी, हमें वो नई बस खरीदने के लिए जब जाएंगे तो घर से 30 मिलियन लेकर नहीं जाएंगे, पुरानी बस पे बैठ के जाएंगे, पुरानी बस उनको पकड़ाएंगे और 28 मिलियन देकर नई बस लेके घर आ जाएंगे। पुरानी बस की कुर्बानी हमारे उस कैश आउटफ्लो को थोड़ा कम कर गई। अब ये एक बारीक पॉइंट था, जब आपने फाइनेंस कॉस्ट निकालनी थी ना तो 10% आपको 30 के ऊपर, 20 के ऊपर, 30 तरह से 30 के ऊपर नहीं लगाना था बल्कि 28 पे लगाना था। एक ये बारीक पॉइंट था जो कि आई कैप ने थोड़ा सा छेड़खानी की जाती थी। एक और चीज यहां पर, ओरिजिनल लाइफ कितनी थी प्लांट की? कोई बता दे मुझे, ओरिजिनल लाइफ, प्लांट की ओरिजिनल लाइफ। तो 15 साल पहले इंस्टॉल किया था और अभी भी 3 साल रिमेनिंग है, तो इसका मतलब ओरिजिनल लाइफ कितनी है? 18 साल। अब ये जो हमारी करंट फिक्स कॉस्ट निकलेगी, अगर निकलेगी सवाल में, तो उसमें जो डेप्शन शामिल होगी वो कौन सी होगी? वो इस 27 मिलियन वाली डेप्रिसिएशन होगी। 27 मिलियन को डिवाइड किससे करेंगे जी? 27 मिलियन को तो बेटा 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 27 को 18 से डिवाइड करेंगे। 18 ही तो समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि आपका ये एग्जिस्टिंग प्लांट 15 साल पहले इंस्टॉल हुआ था, यानी उसको इंस्टॉल हुए हुए कितने साल गुजर गए हैं? 15, और अभी भी उसकी कितनी लाइफ रिमेनिंग है? 3, तो टोटल लाइफ फिर थी कितनी? 18। या तो बुक वैल्यू दी होती तो मैं डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कर देता, FAR1, ठीक है। तो खैर चलें छोड़ें, ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी ना, ये हमारी करंट डेप्रिसिएशन है। करंट, ऐसी डेप्रिसिएशन जिसको करंट लगा हो वो कहलाती है करंट डेप्रिसिएशन। आजकल ज़रा ध्यान किया करें, चक्कर चुक्कड़ है। करंट डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी वो एग्जिस्टिंग डाटा से निकलेगी, उसमें ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब हम नई प्लानिंग कर रहे होंगे तो ये डेप्रिसिएशन हमें निकाल कर नए वाले की डेप्रिसिएशन ऐड करनी चाहिए। क्या ख्याल है? यही होगी ना एग्जिस्टिंग से नई की तरफ जाते हुए, क्योंकि उसने हमें नई वाली मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने का बोला है, नए वाला, ठीक है ना। तो ब्रेक इवन सेल तो निकल आएगी, ऊपर से बजटेड सेल जो करंट निकलेगी, करंट बजट फिक्स कॉस्ट जो करंट निकलेगी उसको बढ़ाना कम करना तो पड़ेगा ना, ठीक है। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जिससे मेरा आई कैप के साथ इख्तिलाफ था, मैंने लास्ट में बच्चों को ऐसे ही करवाया था। यहाँ पर गेन या लॉस आ सकता है, वैसे लॉस था डिस्पोजल पे, क्या है मतलब कि आप चेक कर लेना 27/18 कितना बनता है?
27/18 कितना बनता है? तो 27 क्या है जी? कॉस्ट। अक्यूमुलेशन निकालनी है तो 27/18 इंटू कितने साल गुजर चुके हैं अभी बोल रहा है 15। अब मुझे बताओ क्या आता है आंसर इसका? 20। अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास? नहीं ये सिर्फ ये बता दो, ये 22.5। तो अब इसका नेट कितना आ गया? मैं बुक वैल्यू निकाल रहा हूँ, बुक वैल्यू जी, यानी हमारी 4.5 रुपये वाली चीज़ कितने में रखी है अगलों ने? 2 में। समझ आती है बात की? 2.5 रुपये का क्या आया? लॉस ऑन डिस्पोजल। अब आई क्या पता नहीं शायद भूल गए या जो भी किया उन्होंने, इस लॉस ऑन डिस्पोजल को अपनी कॉस्ट में नहीं लिया। मैं समझता हूँ जब आपने ब्रेक इवन सेल या सेल टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट या बजटेड सेल वगैरह आप प्लान कर रहे हैं तो आपने सारे एक्सपेंसेस को कवर करके प्रॉफिट की तरफ जाना होता है। क्या ख्याल है? तो क्या लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस नहीं है? नहीं है, कॉस्ट एक्सपेंस नहीं है, बोलो। वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट है। नहीं, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के बढ़ने से या कम होने से नहीं चेंज हो रही, ये तो बस इतना ही आना है। तो ये फिक्स कॉस्ट कह लें, मतलब जो कॉस्ट नहीं वेरिएशन के साथ, प्रोडक्शन की वेरिएशन के साथ चेंज होती, वो फिर कॉस्ट तो है ही, फिक्स एक्सपेंस तो है ना। हम अगर अगला साल चलते हैं, ये डिसीजन लेते हैं तो हमें नया प्लांट खरीदना पड़ेगा, पुराना बेचना पड़ेगा, तो ये 2 मिलियन का लॉस तो हमें है कि नहीं? तो बोलो। तो बहरहाल मैंने तो लास्ट में बच्चों को ये फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड करवाया था। मैक्सिमम आपका एतराज़ ये हो सकता है कि जी ये नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ये एतराज़ हो सकता है आपका कि ये फिक्स कॉस्ट में नहीं होना चाहिए, तो आप ना लेना भाई। आई कैप ने भी लिया था, मैं तो लूँगा, ठीक है, सही है। ये एक चीज़ मेरी जिस पे एतराज़ था मेरा, ठीक है। DIL डेफिसिट फिक्स, पहले वही कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर एस्टिमेटेड लाइफ। नेक्स्ट, टू सेल द एंटायर प्रोडक्शन, ये 102 सवारियाँ सारी की सारी बैठ जाएँ, 102 सवारियाँ आ जाएँ, 102 यूनिट्स जो बने हैं वो बिक जाएँ, उसके लिए सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय, लो जी, अब 2 परसेंटेज सामने आ चुकी हैं। एक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब वो किस परसेंटेज से बढ़ रहा है ये बारीकी सिर्फ सवाल के अंदर, और कुछ नहीं है, बताना है अभी मैंने। ग्रोथ फैक्टर जो है ना वो निकालना है। दूसरी चीज़, सेलिंग प्राइस जो है वो 2% से कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा सेलिंग प्राइस कम हुई है, मटेरियल वेस्टेज में छेड़खानी हुई है, लेबर कॉस्ट भी कम हुई है, वो सही है ना? मटेरियल वुड बी परचेज्ड इन बल्क क्वांटिटी विच वुड रिड्यूस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बाय, अच्छा जी, ये अब इन्फ्लेशन चल रही है, कल वाला सवाल याद करें। एक तो वॉल्यूम का इम्पैक्ट है, वॉल्यूम का इम्पैक्ट तो हर चीज़ पे लगेगा सेम, सेल्स पे भी लग गया, मटेरियल पे भी लग गया, लेबर पे भी लग गया, ओवरहेड्स पे भी लग गया, लेकिन वेरिएबल वालों पे, फिक्स वालों पे नहीं। फिक्स वाले अपना जंप खुद ही लेते हैं, जैसे फिक्स वाले ने यहाँ पर क्या जंप लिया, फिक्स्ड कॉस्ट डेप्रिसिएशन यहाँ से निकल आई, अगले वाली निकाल देंगे, नई वाली ऐड कर लेंगे, ये चेंज हो गया ना खुद ब खुद, ठीक है भाई, सही है। तो वॉल्यूम का इंक्रीज आपकी वेरिएबल कॉस्ट पे सब पे लग गया, लेकिन फिर वेरिएबल कॉस्ट भी अपनी अपनी जगह पे चेंज हो रही है, कोई 10% बढ़ रही है, कोई 8% कम हो रही है, कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। मटेरियल अच्छा हो गया। डायरेक्ट वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 8% विच वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय, यार इतनी परसेंटेज। डायरेक्ट वेजेस पहले आपने वॉल्यूम का इंक्रीज लगाना है जो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, उसके बाद वेजेस के ऊपर, वेजेस को आपने 8% बढ़ाना है। मिसाल 100 रुपये अगर किसी को दे रहे थे तो आप 100, उस मजदूर को 108 रुपया देंगे, लेकिन जब उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो वो खुश हो जाएगा और वो एफिशिएंसी से काम करेगा, टाइम 10% कम हो जाएगा। जी तो कोई बात नहीं, नेट कर लेंगे ना, दोनों ही परसेंटेज लगा देंगे तो नेट ना हो गया। आप पहले किसी को देते थे 100 रुपये, ठीक है, अब ये आपने कर दिया 108, लेकिन पहले लगा करते थे मिसाल के तौर पे 10 घंटे किसी काम पर, तो अब वही कितने घंटों में हो जाएगा? अब नेट में ना, नेट में ये इंक्रीज है और यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई, तो नेट में हो सकता है कुछ इंक्रीमेंट पड़ा ही हो, चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 100 रुपये पहले देते थे और 10 घंटे में ये लोग काम करते थे, तो कितना ये 1000 रुपये कमा लेता था एक बंदा। हमने कहा यार तुझे 108 रुपया देंगे, वो खुश हो गया, उसने कहा मैं काम ऐसे फटाफट करूँगा कि 9 घंटे में कर दूंगा काम आपको। कितना बनता है? अच्छा फिर भी बचत ही है। अब मुझे इससे क्या कि ये नेट में बचत होनी है नहीं, मैंने तो ये दोनों काम कर लेना है। ये मैंने क्या किया, प्राइस इंक्रीज डाला, और ये मैंने, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो क्या है, बीच में यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज डालना ना भूलना, वो अभी मैंने नहीं डाला, ठीक है ना। मैंने सिर्फ आपको ये करंट सिर्फ सिचुएशन बताई है कि इससे नफ़ा या नुकसान, हम तो ये सोचते ही नहीं है, जरूरत ही कोई नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड्स वुड बी। अच्छा आज वो ओवरहेड्स की बात कर रहा है सिर्फ, क्यों? मटीरियल लेबर, ऐसे कर रहे हो, मटीरियल लेबर अलग बता दिया उसने
रह ही क्या गया था, ओवरहेड। पिछले सवाल में क्या मसला था, उसने एक ही साफ में खड़े कर दिए थे महमूद और अय्याज, ऑल कॉस्ट के ऊपर उसने कहा था 10% है। यहाँ पे उसने कहा नहीं नहीं ठहरो ठहरो, मज़ा नहीं आया, इधर परसेंटेजेस ज़रा कम लग रही थी मुझे, इधर आओ परसेंटेजेस लगाते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने मटीरियल की अलग लगाई, फिर उससे वेस्टेज आ गई अलग से, फिर लेबर की अलग लगाई, उसमें एफिशिएंसी भी डाल दी, फिर ओवरहेड्स के ऊपर उसने कहा है अलग से, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात पहले कर लूँ, उसके बाद फिर जो वो कहानी ख़त्म करें जी। वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ है, वो वॉल्यूम का इंक्रीज़ बड़ा मुश्किल है इस तरह से लेकर चलना। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ से ग्रोथ फैक्टर निकाल सकता हूँ? कैसे निकलेगा ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ फैक्टर निकालना है। अब FR1 जिन्होंने पढ़ी हुई है उनको पता है कि आपने चेंज लेना होता है और बेस पुराने वाले को बनाना होता है, ठीक है। FR1 किस बच्चे ने नहीं पढ़ी हुई? किसने नहीं पढ़ी हुई? हाइब्रिड में तो बैठे ही कोई नहीं। FR1 नहीं पढ़ी हुई? पढ़ रहे हैं तब भी ये चीज़ आपने फिर भी पढ़ ली होगी, रेशोज कम से कम मेरे बच्चों ने तो कर ली है। खैर कोई बात नहीं, बड़ी सादा सी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ी अभी उनके लिए बात कर रहा हूँ। वो क्या, मुझे बताओ, मैं पहले 100 यूनिट्स बना रहा था, अब मैं 105 यूनिट्स बनाऊंगा। कितनी ग्रोथ आई? 5 यूनिट्स एडिशनल आ गए, वॉल्यूम इंक्रीज। मैं कहता हूँ यार ये वॉल्यूम इंक्रीज जो है ना मुझे परसेंटेज में बता दो, तो क्या करोगे आप? पहले चेंज पकड़ोगे, चेंज कितना आ रहा है, और इसको बेस पिछले साल के साथ या पिछले जो टारगेट के साथ जो है वो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 5% आ गया। अब अगर कोई मुझे कहे कि जी मिसाल के तौर पे ये इस तरह छुपा हो कि जी हमारा सेल वॉल्यूम 5% बढ़ गया, तो मैं क्या कहूँगा? 100 इंटू या 100 प्लस 5% ऑफ 100 कर लें, कितना आ गया? 105। या ऐसे भी लिख देते थे हम 100 इंटू 1.05 इज इक्वल टू 100। तो ये मैं असल में ना इस वक्त 5% निकालना चाह रहा हूँ, ताकि मैं 5% निकाल लूँ तो ये मैं काम अब करता जाऊँ जहाँ जहाँ पर मेरी सेल आएगी, मेरी डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर हो, जहाँ पे कोई चीज़ आएगी, ग्रोथ फैक्टर क्या बन जाएगा? 5%। सेल वॉल्यूम कल कितना बड़ा था? सेल वॉल्यूम इस सवाल में कितना बड़ा था? सेल वॉल्यूम जो हम हर जगह लगाई जा रहे थे, हर जगह लगाई जा रहे थे इस सवाल में। देखो ज़रा, ये जो 10% था, ये 10% निकल आया इस तरह से, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो सारे सवाल के अंदर सिंपल होगी कहानी बस, ठीक है। अब इस सवाल में सिर्फ मसला ये था कि ये सीधा तरीके से नहीं दिया गया था, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको ग्रोथ फैक्टर निकाल कर दिया, ये जो ग्रोथ फैक्टर निकाला, ये क्या है? ये क्या है? ग्रोथ फैक्टर। क्या अब आप ये ग्रोथ फैक्टर निकाल के दे सकते हैं मुझे? कैसे निकालेंगे जी? ये परसेंटेजेस के साथ ही हम खेलें। मुझे बताओ 70 से 102 पर गए हैं तो कितनी सवारियां बढ़ गई? ये वॉल्यूम इंक्रीज है। ये कितने परसेंट है? अब हमेशा आपने याद रखना है, आपने इसको जिस जगह से बढ़ाकर ला रहे होते हैं उसके साथ डिवाइड करके ग्रोथ फैक्टर निकालना होता है। तो 32 डिवाइड बाय 70 कितना बना? इंटू 100 इज इक्वल टू 45.71%। इसका मतलब अब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि पहले मैंने अगर बनाए थे 1500 यूनिट्स, तो अब मैं बनाऊंगा 1.4571। ऐसा ही है, इसको यूं भी कर सकते हैं आप, 1500 जमा 45.71% ऑफ 1500। आंसर क्या आता है? मैं मिसाल के तौर पे एक फिगर ली है कि मेरे 1500 यूनिट्स पहले बन रहे थे, अगर मैं 45 या 1% वॉल्यूम इंक्रीज कर जाऊं। सिंपल नहीं था ये, कहानी ऐसे नहीं थी कि आप जो है वो सिंपल जो है वो 70 से 102 पे चले गए। आपने कहा नहीं यार देखो परसेंट ग्रोथ रेट कितना है, कितने परसेंट, आसानी हो जाती है। हर जगह यूनिट्स तो निकाल के नहीं चल सकते हम, परसेंटेज के अंदर ग्रोथ फैक्टर निकाल लेते हैं। ये बात समझ आई? यहाँ से समझाइए मैंने, यहाँ से कि 100 से 105 पे जाना है तो कितना परसेंट बढ़ाया वॉल्यूम, ये मैंने कैसे निकाला? 100 से 105 पे गए तो डिफरेंस 5 है, डिवाइड किया उसको बेस के साथ, जहां से बढ़ के आए हैं तो 5% ग्रोथ फैक्टर आया। यही अब अपने सवाल पे लगाया कि 70 सवारियों वाली बस अब 70 सवारियां बिठाती थी बस, अब वो कितनी बिठाएगी? तो मेरा वॉल्यूम कितना बढ़ा, मेरी सवारियां कितनी बढ़ी, मेरा ऑपरेटिंग लेवल कितना बढ़ा। मैं 70 यूनिट्स पहले बना रहा था, अब 102। ये 102 कैसे निकला है? इससे नहीं निकला था, ये बड़ा उलट काम हुआ था। यहां से हम इसका 100% पे पहुंचे, 100% से हमने कहा जी इस 100% को बढ़ाओ 20%, ये टोटल कैपेसिटी बड़ी वाली होगी, अब इसका 85%। अब ये सारी कहानी के बाद बीच में बात कितनी निकली? 70 यूनिट्स बनाते थे पिछले पीरियड तक, अब बनाएंगे 102। तो कितने परसेंट इंक्रीज आया वो मैंने यहां पे निकाला, 45.71। ठीक है, तो सही है।
तो ये 45.71 क्या है ग्रोथ फैक्टर। अब ये मेरे पास आ गया तो बाकी सवाल के अंदर और कोई जान बाकी ये सवाल भी हर सवाल जैसा बन गया, ठीक है। जो करंट सेल आपकी निकलेगी, बल्कि गिवन है ऊपर 89 पॉइंट समथिंग, उसको आप क्या कर लोगे, मुझे कहीं पे यूनिट्स गिवन नहीं है बाय द वे, ठीक है, तो मैं यूनिट्स तो नहीं निकाल सकता, मैं सेल वॉल्यूम के साथ ही खेल लूंगा, मसला कोई नहीं, ठीक है। तो उसको मैं कितना इंक्रीज करूंगा, फिर डायरेक्ट मटेरियल को पहले इतना इंक्रीज करूंगा, फिर अगली कहानियां तो वो साथ साथ चली रही हैं, ठीक है। कुछ आइडिया हुआ है कि सवाल को कैसे लेकर चलना है हम। चलो जी बेटा, यहां पे 100 क्यों लिया, 105 क्यों नहीं लिया? हाँ 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 नहीं बेटा, मुझे ये बताओ, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करना है ना, तो करंटली मैं कितने यूनिट्स बना रहा था, 70। इससे अब मैं किस पर आया हूं, वो कहानी तो कहीं दूर चली गई, अब वो छोड़े, इस 70 से 100 पे जाना, 100 को 120 करना, फिर 120 को 85 करना, ये कहानी खत्म हो गई। अब मुझे बताओ, आपका एक्टिविटी लेवल क्या था, 70 यूनिट्स आप पहले बना रहे थे, आप कारें बनाने वाली कंपनी, आप 70 कारें पहले बना रहे थे, अब आप कितनी कारें बनाएंगे, बाकी बात भूल जाए, उसके अलावा क्या हो रहा है, सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 70 से 102 तक 32, तो कहां से बढ़ के आयो, सही है। चले, अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी खैर से ब्रेक इवन सेल्स और बजटेड सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। चलें ठीक है, सबसे पहले तो मुझे जो मिल गया वो क्या मिल गया, मुझे सबसे पहले तो ग्रोथ फैक्टर मिला है जी। जो भी रिक्वायरमेंट है ना, यहाँ पे आप पहले आधा सफ़ा छोड़ दें, उसके बाद वर्किंग शुरू कर दें, देखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल तो मुझे जो चीज़ मिलती जाएंगी मैं लिखता जाऊँगा। तो सबसे पहली वर्किंग मेरी क्या आ गई, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर जो है यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज, ये वॉल्यूम इंक्रीज कैसे निकालें, बस सिंपल यही कर दें जो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते थे, ठीक है। आप किस लेवल पे चले गए हैं, 102 पे, किस से, 70 से, तो यूं भी निकाल सकते हैं, ये तो सिंपल हो गया, तो सिर्फ समझाया था मैंने आपको, आप यूं भी कर सकते हो। इधर देखो, बात सादा कर लें, आप ये जो काम आपने किया है इसको आप यूं भी तो कर सकते थे कि हम 102 पे चले गए हैं, कहाँ से बढ़कर, 70 से बढ़कर, आंसर बताओ। ये भी तो हो सकता है कि मैं यूं बोल दूं, ग्रोथ फैक्टर तो ये बन गया, कैसे पसंद करोगे, सॉरी ये लो, ठीक है। तो ये ग्रोथ फैक्टर ऊपर 45% है ना, यानी 45% बढ़ना है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि 145% हो जाएगी, तो मैं 1.45 ये लिख सकता हूं, इजाज़त है, बोलो। यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर ऐसे ही बना लो, कहाँ पर चले गए, 102 पर, कहाँ से, 70 से, तो ये डायरेक्ट, अब ये क्या देगा मुझे, 1.457। तो निकाल दो स्टार लगा के, स्टार लगा के क्या कर लोगे, स्टार लगा के कहोगे देखो वो 70% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी ना, तो आपने उसको नहीं छेड़ना, आप यहाँ पे यूं बता दो, या यूं भी कर सकते हो, 70 डिवाइडेड बाय ये कितने परसेंट है, 70%, तो है ही 70%, ठीक है, इसको डायरेक्ट 100 लिख सकता हूं मैं, कोई मसला नहीं, पहले परसेंटेज में था, ठीक है, इनटू 1 पॉइंट, ये क्या है, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 20% बढ़ा, उसका 85%, ये 102 आ गया, ठीक है जी। अब ठीक है, 102 मिल गया आपको, चल जी बेटा। अज्यूम नहीं की, एग्जैक्ट लिखा है, उसने कहा था 70% पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है, फिर 100% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, अज्यूम तो नहीं किया। आप कुछ भी अज्यूम कर लें, परसेंटेजेस लगानी पड़ेंगी, फिर गड़बड़ यही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने 70% को 100% किया, ठीक है। आप कोई फिगर अज्यूम करेंगे तो फिर उस फिगर को पहले 100 बनाएंगे, फिर उसको परसेंटेजेस में खेल रहे हैं, सिंपल, ठीक है, सादा सी बात है। इस वक्त 70% पे ऑपरेट कर रहे हैं और 100% पे ले जाए, ये मैंने सारी परसेंटेज लिखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि उसने क्या कहा था यहाँ पे, ये देखें,
मुझे अब ढूंढना पड़ रहा है, कहाँ लिखा हुआ है जी? ये मिल गया। Since the plant is quite old, production capacity cannot be increased beyond the current level of 70%. इस वक्त 70 पे है तो 100% ही है, पहले ही 100% असल कैपेसिटी हो गई। उस 100 को बढ़ाएंगे कितने परसेंट, तो वो 120 हो गया। उस 120 का ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने जो सोची है, प्लान किया है पहले साल के लिए, वो 85% है, नए प्लांट की 85%। सिंपल ये काम किया, ठीक है। बहरहाल जी ये छोटी सी वर्किंग थी, मैंने बात बहुत की है इसके ऊपर। ये क्या है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज का फैक्टर, ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज तो इसमें सिर्फ 45% है, लेकिन मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है वॉल्यूम इंक्रीज के लिए मैं ये ग्रोथ फैक्टर यूज करूंगा। जैसे पिछले सवाल में 1.1, 1.1, 1.1 कर रहे थे, अब इस सवाल में आप क्या करेंगे 1.4571 बस, ठीक है। ये कैसे निकला, इसके पीछे लंबी कहानी थी जो मैंने आपको समझा दी। अब सवाल भी करवाने दो मुझे। अच्छा जी भाई मेरा तो मशवरा ये है कि पार्ट 2 शुरू कर लें। कितना टाइम हो गया वैसे, लेट क्लास शुरू की है ना बारिश में, 40 मिनट में कर लें।